प्रिय विद्यार्थीगण, आज का दिन मंगलमय हो। यदि आप यह वीडियो सुबह में देख रहे हो तो आपका मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। यदि आप दोपहर में देख रहे हो तो मेरी ओर से आपको गुड नून, और यदि रात को देख रहे हो तो मेरी ओर से आपको गुड नाइट। आज हिंदी व्याकरण के लेसन नंबर 6 को लेकर हम चल रहे हैं, जो कि होगा शब्द भेद, जो कि एकेडमिक एग्जाम्स, इंटर, मैट्रिक, एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, डीएलएड, स्टेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये चैप्टर्स हैं। हम प्रयास करेंगे कि एक एक शब्दों को आप लोगों को अच्छी तरह से बताने का प्रयास करें। तो ये लेसन नंबर 6 शब्द भेद, जिसे अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो मन में आएगा सबसे पहले कि शब्द भेद किसे कहते हैं। शब्द भेद की परिभाषा होती है कि हिंदी के सारे शब्दों को, हिंदी में चाहे जितने भी शब्द हैं, जैसे यहाँ भी इतने शब्द लिखे गए हैं, लगभग सैकड़ों से अधिक शब्द हैं, तो हिंदी के सारे शब्दों को उनके कार्य के अनुसार यानी उनके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। हिंदी के सारे शब्दों को उनके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। उन्हीं 8 भेद को शब्द भेद कहते हैं, काम के अनुसार। जैसे कि हम लोगों के समाज में काम के अनुसार जाति वर्ण व्यवस्था बनी। जैसे कि जो पढ़ाने का काम करेगा, वेद मंत्र पढ़ने के काम करेंगे, वे पंडित कहलाएंगे। जो गाय भैंस पाल करके पशुपालन करेंगे, वे यादव कहलाएंगे। इस प्रकार से कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनी, यानी जाति की व्यवस्था बनी प्राचीन समय में। उसी तरह से शब्द, हिंदी के जितने भी शब्द हैं, सारे शब्द को उस शब्द का कार्य क्या है, उस शब्द का क्या कार्य है, उसके कार्य के अनुसार से हिंदी के सारे शब्द को 8 कैटेगरी में बांटा गया। उन्हीं शब्द के 8 भेद को शब्द भेद कहते हैं। अर्थात परिभाषा सही रूप से क्या देंगे हम लोग, यदि प्रश्न आए कहीं पर शब्द भेद किसे कहते हैं, तो आंसर होगा कि हिंदी के सारे शब्दों को उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद कहते हैं। तो हिंदी के सारे शब्द को जो 8 भेद में बांटा गया, 8 प्रकार में बांटा गया है, वो 8 भेद कौन है? वो तो हिंदी के सारे शब्द को 8 भेद हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। हिंदी के सारे शब्दों को इन्हीं 8 भागों में बांटा गया है। हिंदी का कोई भी शब्द यदि आप बोलेंगे, या हिंदी के किताबों में हो या अखबार में हिंदी में लिखी हुई कोई भी शब्द है, जरूर ये कन्फर्म है कि निश्चित रूप से वह या तो संज्ञा है, नहीं तो सर्वनाम या विशेषण या क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय ही है। निश्चित रूप से कोई भी शब्द हो हिंदी के, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि हिंदी के सारे शब्दों को उनके कार्य के अनुसार यानी काम के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, काम के आधार पर बांटा गया। ठीक है, जो जिसका जैसा काम था उस प्रकार के कैटेगरी में डाला गया। तो चलते हैं हम लोग कि 8 भाग हैं, तो कौन कौन है ये तो देख लिए हम लोग। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय 8 हैं। अब हम एक एक करके हम लोग जरा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और फिर अगले वीडियो में इन 8 आगे के आने वाली सब वीडियोज में 8 शब्द भेद के 8 भेदों को एक एक करके विस्तार से, इन भेदों के भेद के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे और बताएंगे आपको। चलिए, तो फिर आते हैं शब्द भेद के पहला भेद जो है संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है, हम सब जानते हैं। अब संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे तो ध्यान रखें, हम लोग जानते हैं संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, जानवर और महसूस करने वाली वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये याद रखना चाहिए। तो चलिए उससे मिलाते हैं हम लोग। किसी वस्तु जैसे कि कलम एक वस्तु यानी चीज है। व्यक्ति अर्थात आदमी, कोई आदमी का नाम हो जैसे राम। जानवर जैसे गाय। जगह जैसे पटना जगह का नाम है। गांव भी एक जगह का नाम है।
अच्छा, उसके बाद पानी, पानी भी कोई वस्तु है। हवा, हवा महसूस करने वाली वस्तु है। तो इस प्रकार से संज्ञा की क्या परिभाषा होती है कि किसी वस्तु अर्थात कलम वस्तु हो गया, व्यक्ति राम व्यक्ति आदमी हो गया, जानवर गाय जानवर हो गया, जगह जगह हो गया पटना गांव, ये सब जगह का नाम हो गया है। और महसूस करने वाली वस्तु जैसे हवा को, बुखार को हम लोग महसूस करते हैं, वस्तु को संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से राम, गाय, कलम, पटना, गांव, पानी, हवा, बोर्ड, ये कलम, ये बोर्ड, ये मेरी शर्ट, ये मेरा शरीर, जो कुछ भी दुनिया में दिखाई दे रहा है सबके सब संज्ञा है। क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में दिख रहा है वो निश्चित रूप से या तो कोई व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर या कोई महसूस करने वाली वस्तु है। कुछ ऐसे हैं जो दिखते भी नहीं है, वह संज्ञा जो दिखते भी नहीं है लेकिन महसूस होते हैं। जैसे बुखार, हमें बुखार लगती है, वो दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस होती है कि बुखार लगा है, तो वो संज्ञा है। क्योंकि महसूस करने वाली वस्तु भी संज्ञा है। तो संज्ञा आप, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं शब्दभेद के दूसरे भेद जो है सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। ध्यान रखें, सर्वनाम किसे कहते हैं, ऐसे पाठ जब पढ़ाई जाएगी तो जरूर हम आपको विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक सर्वनाम जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है, देखिए प्रो का मतलब होता है सुंदरता बढ़ना, नाउन अर्थात होता है संज्ञा, यानी जिससे संज्ञा की सुंदरता बढ़ जाए उसे प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम कहते हैं। देखिए, मैं, तुम, वह, वे लोग, मेरा, उसका, उसकी, कोई, इन सभी शब्दों से संज्ञा की सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए इसे सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। अब कहे कि कैसे कैसे इसे सुंदरता बढ़ती है। मान लीजिए कि हम लिखें कि राम एक लड़का है, राम सुंदर है, राम तेज है, राम नाटा है, राम के पिताजी फलाना है। तो बार बार यदि हम राम राम करें तो ऐसे तो भगवान का नाम लेते ही रहेंगे, ठीक है, यश मिलबे करेगा, लेकिन बार बार राम राम लिखेंगे तो यह लिखावट और ये कहानी अच्छी नहीं रहेगी। यदि हम इसी के बदले कहें कि राम एक लड़का है, वह सुंदर है, उसके पिताजी किसान हैं, वह बहुत तेज लड़का है, अर्थात हम एक बार राम कहे उसके बाद में वह सुंदर है तो वह लगाए राम के बदला में, उसके पिताजी किसान है तो राम के बदला में उसके लगा दिए, तो वह, उसका, उसकी जो राम के बदला में लगा रहे हैं। तो राम क्या है, कोई नाम है। किसी भी नाम को क्या कहते हैं, नाउन यानी संज्ञा। तो राम संज्ञा है, उसके बदला में कभी वह आ गया, कभी उसका आ गया, कभी मैं आ गया, कभी वह आ गया, कभी मेरा, मेरी, उसका, उसकी, वे लोग कभी आ जाएगा। यानी कि राम के बदला में वह, तुम, मैं, वे लोग आ रहा है। तो बार बार राम राम न कह करके हम यदि वह, तुम, मैं कहें तो राम की सुंदरता यानी बार बार नाउन कहने की सुंदरता यानी इस कहानी की सुंदरता बढ़ जाती है। तो सर्वनाम कहते हैं इसे। और साधारण रूप में हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम गणेश ना कह के गणेश को वह कह दें, ठीक है, हम अपने को अशोक सर ना कह के हम अपने को मैं कह दूं तो मैं कह दिए, तो हम अपना नाम रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मैं कह दिए तो मैं कह दिए, ठीक है। हम आपको, आपका नाम हो, हम आपका नाम न रख करके, नाम रखने पर आपको बुरा लगेगा तो हम आप कह दें, तो आप कह दें तो आपको सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। तो यानी कि नाउन की सुंदरता को बढ़ा देता है और नाउन के बदला में वो आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो सर्वनाम मैं, तुम, वह, वे लोग, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, कोई, क्या, ये सब भी क्या है, सर्वनाम है। लेकिन क्या जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैंने सर्वनाम के भी कई भेद हैं, उन सभी भेदों के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो इस प्रकार के शब्द सर्वनाम कहे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। विस्तार से सब अगली वीडियो में सर्वनाम का जब पाठ आएगा हम जरूर एक एक बात को समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, शब्दभेद के तीसरे भेद को हम लोग अब समझेंगे, जो कि है विशेषण। विशेषण जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है। चलिए, विशेषण किसे कहते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, जो किसी संज्ञा यानी जो चीज दिखाई देती है, जैसे संज्ञा हमें बताएं, या इस सर्वनाम, इस संज्ञा या सर्वनाम, इन दोनों में किसी की भी विशेषता जो बताए, माने उसके बारे में बताए कि वह कैसा है, खराब है, अच्छा है, बुरा है, माने उसका अच्छा गुण या उसका बुरा गुण बताए, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया जाए जिस शब्द से, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मान लें हम कहें राम
तेज है। तो राम की विशेषता है कि क्या है? तेज है। हम कहेंगे गाय सुंदर है, तो गाय सुंदर है, उस गाय की विशेषता है कि सुंदर है। गाय क्या है? गाय संज्ञा है, जो दुनिया में दिखाई दे रही है। गाय जो भी दुनिया में दिख रहा है कोई चीज़, वो संज्ञा है ही। चलिए, तो गाय सुंदर है, तो गाय संज्ञा है और उस गाय की ये विशेषता है कि वो सुंदर है। ठीक है। हम कहते हैं कलम लंबा है। कलम लंबा है यदि, तो कलम की ये विशेष, कलम तो संज्ञा है, कलम की ये विशेषता है, उसमें ये गुण है कि लंबा है। अब कहेंगे पटना काला है, ये अच्छा वाक्य नहीं है, ये तो उदाहरण लिया जा रहा है ना। हम कह सकते हैं राम काला है, कहा जा सकता है। तो राम में यह गुण है कि वह काला है, वो विशेषता है कि वो काला है। ठीक है। पानी, हम कहते हैं पानी थोड़ा सा है, तो पानी की ये विशेषता है कि पानी कितनी मात्रा में है? थोड़ी मात्रा में है। चलिए, और मान लीजिए हम कहें कि मेरे वर्ग में 500 विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी जो है वो संज्ञा है, चूंकि वो दिखाई दे रहा है। ठीक है। दुनिया में जो कुछ दिख रहा है वो संज्ञा है, तो विद्यार्थी संज्ञा है। लेकिन कितने विद्यार्थी है? तो 500। तो मेरे वर्ग के विद्यार्थी की ये विशेषता है कि वो 500 की संख्या में है। तो ये सारे शब्द विशेषता बता रहा है। राम की विशेषता हो जाएगा कि वो तेज है, गाय की विशेषता है कि सुंदर है, कलम की विशेषता हो सकती है कि काला है, राम की विशेषता हो सकता है कि काला है, पानी की ये विशेषता हो सकती है कि पानी थोड़ा सा है, विद्यार्थियों की विशेषता हो सकती है, विद्यार्थियों 500 की संख्या में। तो ये सब विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे में ये सारे शब्द हैं, हमें आशा है कि आपको विशेषण भी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्रिया। शब्द रूप के चौथे भेद क्रिया। क्रिया जिसे हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, फिर ERB वर्ब। ठीक है। वर्ब क्रिया। ऐसे तो क्रिया जो है मुख्य रूप से हम लोग समझते हैं आना जाना, खेलना, हंसना, रोना। क्रिया मैंने क्या होता है? काम। जैसे काम का बोध हो कि जिससे कि हम कोई काम, इससे लगे कि कोई काम हो रहा है। ठीक है। उससे वह क्रिया है। तो जैसे कि खेलना, पढ़ना, खेलेंगे तो काम करेंगे, पढ़ना भी एक काम है, लिखना भी एक काम है, नाचना काम है, सोना भी काम है, नींद से सोए वो भी काम है, उठना, खिलाना, खाना, ये सब काम है, इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं काम के लिए। ठीक है। मरना भी एक काम है। ठीक है ना। भगवान का नाम जपना भी एक काम है। ठीक है। चलिए, गाली देना भी एक काम है। चलिए, तो ये सब काम है। कोई भी शब्द जो क्रिया काम का बोध कराए, काम के होने का बोध कराए, वो क्रिया कहलाती है। जैसे आप देख लिए खेलना, कूदना, उठना, रोना, जो भी है। इसके साथ साथ हैं, हो, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, ये सब भी क्रिया है। ये सब सहायक क्रिया है। ये सब सहायक क्रिया है और ये सब खेलना पढ़ना मुख्य क्रिया है। अच्छा, क्रिया चाहे जो भी है, क्रिया है ना। क्रिया यहाँ पहचाने, विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे जब भर पाठ यानी क्रिया पाठ हम लेकर आएंगे आपको अगली वीडियो में, तो हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। इसके भेदों तक, हर एक शब्द भेद के सारे भेदों के भी भेद विस्तार से हम बताएंगे, जिससे कि इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, SSC, DLED, स्टेट वाली सारी परीक्षाओं का एक एक प्रश्नों का आप जवाब दे सकेंगे। मेरी ये प्रयास जरूर रहेगी। अब चलते हैं हम लोग शब्द भेद के पांचवें भेद क्रिया विशेषण को समझने चलते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण का पहले तो क्रिया विशेषण का अंग्रेजी होता है एडवर्ब। ठीक है। एडवर्ब। चलिए जी, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण को समझे कि क्रिया विशेषण किसे कहेंगे। क्रिया विशेषण वह शब्द जो विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ये ध्यान करते होंगे कि जो शब्द क्रिया और विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नहीं, ठीक है वो भी, लेकिन उचित परिभाषा हो गया कि जो शब्द विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता तो बताता ही है, विशेषण की भी विशेषता बताता है, और क्रिया विशेषण खुद क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण खुद अपना भी विशेषता बताता है। हम यह बात पूर्ण रूप से समझाएंगे जब क्रिया विशेषण पाठ को लेकर आएंगे वीडियो में, तो पूर्ण रूप से समझाएंगे कि कैसे क्रिया विशेषण खुद क्रिया विशेषण यानी अपना ही विशेषता कैसे बताता है। तब तक हम लोग समझेंगे कि क्रिया विशेषण में किस किस प्रकार के शब्द आते हैं। चलिए, तो क्रिया विशेषण में आता है जैसे जो क्रिया की विशेषता बताए, काम की विशेषता बताए। जैसे मान लीजिए कि खेलना है। खेलना यानी कोई खेलता है। कैसे खेलता है? तो धीरे धीरे खेलता है। ठीक है। चलिए, कोई पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? तेजी से पढ़ता है। ठीक है।
कोई लिखता है, कैसे लिखता है? सुंदर ढंग से लिखता है। तो खेलना, पढ़ना, लिखना ये क्या था? खेलना का, पढ़ना, लिखना क्या था? क्रिया था। और उस क्रिया की विशेषता है कि खेलता है तो कैसे खेलता है? धीरे धीरे। तो खेलना क्रिया हुआ, और उस खेलने वाली क्रिया की यह विशेषता है कि धीरे धीरे खेल रहा है। पढ़ना काम है, उस काम की यह विशेषता है कि तेजी से काम पढ़ रहा है। लिखना काम है, कैसे लिख रहा है? सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर सुंदर लिख रहा है। तो ये तो खेलना, पढ़ना और लिखना ये सब तो क्रिया था, काम था। उस काम की ये विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, चलिए। कोई नाच रहा है, कैसे नाच रहा है? सावधानी पूर्वक नाच रहा है। हो सके सावधानी पूर्वक नहीं नाचे, स्टेज पर से गिरकर मुंह फोड़ ले, तब क्या होगा? इसलिए सावधानी पूर्वक नाच रहा है। तो उसके नाचने की ये विशेषता है कि वो सावधानी पूर्वक नाच रहा है। तो नाचना क्या है? काम है, क्रिया है। और क्रिया की जो विशेषता बताए कि नाचते हैं कैसे? सावधानी पूर्वक नाचता है। तो कौन सा शब्द नाचने की विशेषता बता रहा है? सावधानी पूर्वक। तो सावधानी पूर्वक का हुआ क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है। सोना, सो रहा है, कैसे सो रहा है? आराम से सो रहा है। उसको सो रहा है, उसके सोने की ये विशेषता है कि बहुत आराम से सो रहा है। तो ये क्या है? आराम से। इसके सोने की विशेषता, सोना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या हुआ? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण हो गया। चलिए, बहुत, हम कहेंगे कि वह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो सुंदर जो हुआ, सुंदर तो विशेषण है, सुंदर तो विशेषण है, लेकिन सुंदर है, कितना सुंदर है? सुंदरों में कितना सुंदर है? तो बहुत सुंदर है। तो सुंदर विशेषण है, और सुंदर का विशेषता है कि सुंदर भी है, तो कितना सुंदर है? तो बहुत सुंदर है। तो सुंदर की यह विशेषता है कि बहुत सुंदर। तो ये बहुत शब्द जो है सुंदर की विशेषता बता रहा है, अर्थात कि विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते ही हैं। चलिए, अच्छा, बार बार, जैसे वह बार बार आता है तो उसके आने की विशेषता है कि बार बार आता है। वह कभी नहीं आता है, यानी उसके भी आने की विशेषता है कि कबहू नहीं आता है। तो आना क्या है? दोनों में आना क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता है कि बार बार आता है, कभी नहीं आता। इस प्रकार से ये, इस प्रकार के सारे शब्द क्रिया विशेषण कहे जाएंगे। हमें ऐसा है कि आप सभी विद्यार्थीगण और पाठकगण, हमारे भाई बहनों को ये पांचों शब्दभेद के पांचों भेद पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। अब हम प्रयास कर रहे हैं छठा भेद को समझाने का, जो है समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए, इसको समझने का प्रयास करें। प्रीपोजिशन हिंदी में समझने में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन मेरे समझाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले। पोजीशन माने स्थिति, माने मेरी जो स्थिति है उस स्थिति से पहले, आगे, पीछे क्या है, कैसे है, यही सब आता है प्रीपोजिशन में। जैसे देखिए, प्रीपोजिशन में ध्यान ही रखेंगे कैसे? आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, बीच में, सामने, इस प्रकार के शब्द प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। हमें ऐसा होगा कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो शरीर के आगे पीछे हुआ, समय के भी आगे पीछे हो सकता है। जब समय के आगे कोई काम होता है, जो समय उस रहता है होने का, उसके आगे हो जाता है कोई काम, तो हम लोग कहते हैं कि पहले हो गया। उस समय से बाद, लेट से होता है कोई काम, हम लोग कहते हैं कि बाद में हुआ। तो देखिए, तो ये सारे शब्द प्रीपोजिशन के अंतर्गत आ गए कि नहीं, जो हमने बताया। हमारा प्रीपोजिशन, फिर से एक बार समझे, मेरा पोजीशन यहां हुआ। ठीक, मेरे इस पोजीशन के आगे भी कोई चीज हो सकता है, मेरे शरीर के आगे, मेरे शरीर के पीछे भी कोई चीज हो सकता है, तो पीछे, मेरे शरीर के दाएं, बाएं, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे शरीर के नीचे, बीच में, सामने। फिर समय पर यदि देखा जाए तो समय के पहले, समय के बाद में ये शब्द आते हैं। तो इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे प्रीपोजिशन, अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं। ठीक है ना, ध्यान कर ले होंगे। हमें आशा है कि समझ में आ गई होगी समुच्चय बोधक अव्यय आसानी से। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग शब्दभेद के सातवें भेद को समझने। ठीक है, शब्दभेद के सातवां भेद है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, जिसे अंग्रेजी में कंजंक्शन के नाम से जाना जाता है। CONJUNCTION, कंजंक्शन, जिसे अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं। देखिए, कंजंक्शन में अधिक शब्द नहीं आते हैं, बहुत कम शब्द आते हैं। कंजंक्शन संबंध बोधक अव्यय, या इसको संयोजक भी कहते हैं। संयोजक, सम माने साथ में, योजक माने जोड़ने वाला, साथ में जोड़ने वाला, वह शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को एक साथ में जोड़ देने का काम करता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे में हम लोग कैसे
दो शब्दों को जोड़े या दो वाक्यों को कौन कौन से शब्द जोड़ता है? किंतु, लेकिन, परंतु, और, या इत्यादि। ये सारे शब्द जो हैं ये दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे संबंध बोधक यानी जो संबंध बना देता है, दो शब्दों या वाक्यों का संबंध जोड़ देता है, यानी अगुआ का काम करता है। जैसे कि दो परिवार को जोड़ने का काम अगुआ शादी कराकर करता है, उस प्रकार से ये संबंध का बोध कराता है, संबंध जोड़ने का काम करता है ये सारे शब्द। अब कहिए कि कैसे? जैसे हम कहें कि मैं पढ़ाता हूं लेकिन लड़के खेलते हैं। अब बताइए तो क्या हुआ? मैं पढ़ाता हूं एक वाक्य हो गया, और लड़के खेलते हैं एक और वाक्य हो गया। अब बीच में इन दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन किया? लेकिन जोड़ने का काम कर दिया। मैं पढ़ाता हूं एक वाक्य हो गया, लड़के खेलते हैं दूसरा वाक्य हो गया, बीच में कहा गया लेकिन। तो मैं पढ़ाता हूं लेकिन लड़के खेलते हैं, तो इन दोनों वाक्य को जोड़ने का काम अगुआ का काम किसने किया? लेकिन ने किया। तो जो जोड़ने का काम करेगा उसे संयोजक कहेंगे या संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। उसी प्रकार से किंतु, जहां पर लेकिन लगता है वहीं पर किंतु लगभग लगाया जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर कहे आदमी चलता है किंतु चिड़िया उड़ती है। ठीक है, तो किंतु आदमी चलता है एक वाक्य है, चिड़िया उड़ती है दूसरा वाक्य है, और किंतु से जुड़ा हुआ है दो वाक्य को जो शब्द जोड़ने का काम करे उसे संयोजक है, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। परंतु, लेकिन परंतु भी वही है। और राम और श्याम, तो राम एक आदमी है, श्याम भी एक आदमी है, दोनों भगवान का भी नाम है। ठीक है, और ये दोनों शब्दों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। या कहते हैं माता या पिता, तो माता और पिता दो मनुष्य हैं, उसके बीच या जुड़ गया है, तो दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन किया? या। तो ये सब जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? संयोजक। तो ये सब शब्द संयोजक है या संबंध बोधक अव्यय है। हमें ऐसा होगा कि आप सभी भाई बहनों को हमारी ये बातें कंजंक्शन पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। अब चलिए विस्मयादि बोधक अव्यय। बहुत सारे विद्यार्थियों को ध्यान में नहीं होता है कि विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय को अंग्रेजी में इंटरजक्शन के नाम से जाना जाता है। इंटर, INTER, इंटरजक्शन, JECTION, इंटरजक्शन। आपको हमारी वीडियो में हिंदी के साथ अंग्रेजी भी मदद में मिल रही है। ठीक है, अब ये हिंदी के पूर्ण वीडियो के बाद हम अंग्रेजी ग्रामर भी लेकर आएंगे। यदि आपको पसंद आए तो आप कमेंट करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू बढ़ाएं। ये सब यदि होगी वीडियो मेरा हौसला बढ़ेगा, और हम जरूर आपको इतने ही सरल भाषा में इतने ही सरल भाषा में अंग्रेजी ग्रामर को भी मस्त बहुत अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई में प्रोग्रेस आपका हो। चलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय हम लोग समझे, जिसे अंग्रेजी में इंटरजेक्शन कहते हैं। देखिए, विस्मयादि बोधक अव्यय में दुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा, नफरत इत्यादि का बोध होता है। जिसमें दुख या खुशी, घृणा, नफरत इत्यादि का बोध होता है, जिससे हमारे दिल या दिमाग पर कोई असर पड़ता हो। दिल पर कोई दिमाग असर पड़ता हो। देखिए, जब अच्छी कोई कार्य होती है तो हमारे दिल को खुशी मिलती है। हमारे अनुकूल कोई काम नहीं होता है, प्रतिकूल होता है तो दुखित हो जाते हैं। तो अच्छा या बुरा कोई असर हमारे दिल पर पड़े, जिससे वो शब्द, जिस शब्द को कहने से वो शब्द आते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय में। जैसे कोई अचानक हम कहीं देख रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई कह दिया अचानक का कहा ओह, तो हम लोग को लगता है कि पीछे किसी को कोई दुख हो गया, दुख हुआ, कोई ना कोई प्रकार का कष्ट हुआ। ठीक है, तो कोई कहा ओह कहा कोई, ठीक है ना। तो ध्यान करें, ओह कहने से क्या लगा हम लोगों को कि किसी को क्या कोई दुख महसूस हुआ। ठीक है, ओह। या कोई कहता आह, कब कहता है तो लगता है हम लोग देखें या ना देखें, हम लोग उस नज़र पड़े या ना पड़े, आह शब्द सुनकर हम लोग जानेंगे कि किसी को किसी खुशी का बोध हो रहा है, कोई रसमलाई खा रहा हो। ठीक है, खाया पहली बार स्वाद लिया तो कहा आह कितना मस्त लग रहा है, तो आह कहते कहते अभी क्या कहेगा क्या नहीं, आह से ही समझ में आ गया कि उससे खुशी, कोई व्यक्ति को खुशी हो रही है, तो अब वो कहेंगे ओह, तो लगेगा कि दुख का भाव व्यक्त हो रहा है। ठीक है, कोई कहेगा हाय हाय हाय, कहेगा हाय, यानी इससे कथी का दुख का भाव व्यक्त हो रहा है। जैसे तो ये सारे शब्द जो जिससे खुशी या दुख का भाव व्यक्त हो उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक
अव्यय कहते हैं। तो हमें आशा है कि आप सभी भाई मित्र और पढ़ने वाले सभी पाठकगण और हमारे हिंदुस्तान के सारे भाई बहनों को ये जो भी वीडियो हमारे देख रहे होंगे अब बहुत आसानी से शब्दभेद के सारे भेद और शब्दभेद की परिभाषा समझ में आई होगी। तो हम चाहेंगे कि यदि आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी, समझ में आई होगी, तो हम एक धन्यवाद देने का काम करेंगे, जिसके लिए हम कहेंगे कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। कोई कमी हो तो हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उस सुधारने का काम करेंगे और आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके पढ़ाई के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।